बहू का अपने सास ससुर के साथ गलत व्यवहार हुआ है, ये जानते हैं इस कहानी के माध्यम से इस कहानी के सार को। तो यह कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। कविता अक्सर उस चाय की टपरी पर 4 साल के नन्हे से बच्चे को अपनी दादी के साथ देखा करती, जो हमेशा अपनी दादी के आंचल से सिमटा बैठा रहता। वह बुजुर्ग महिला कभी उस बच्चों को चाय पिलाती तो कभी उसके बालों को सहलाती रहती। उस बच्चे से कविता को भी एक लगाव सा हो गया था और जिस दिन वह बच्चा नहीं दिखता, कविता की नजरें उसे ढूंढती रहती। वह उस चाय की टपरी पर हमेशा अपनी दादी के साथ ही रहता था और 10 बजे वह स्कूल के बाहर चाय की टपरी पर चाय बेचकर अपने बच्चे का पालन पोषण किया करती थी। चाय के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए टॉफ़ी वगैरह भी रखती थी, तो नाश्ते की छुट्टी होते ही कुछ बच्चे उनसे सामान खरीद लेते थे। वह छोटा सा बच्चा अपनी दादी के पास गुमसुम सा बैठा रहता। दादी भी सुबह सुबह उसे तैयार करके लाती थी। एक दिन कविता ने कहा, बेटा बिस्कुट खाओगे? उसने एक बार कविता की ओर देखा और फिर अपनी दादी की ओर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो कि दादी ले लूं क्या? उसकी दादी ने कहा, ले लो बेटा, मैडम प्यार से दे रही है। उस बच्चे ने हाथ बढ़ाया और फिर दादी के आंचल में सिमट गया। वे बोली, मैडम जी, यह बहुत संकोची है, डरता भी बहुत है, मेरा पल्लू छोड़ता ही नहीं। कविता ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी। उसने उठकर वह पैकेट उसके हाथ में रखा और उसके बाल सहलाते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वह कुछ नहीं बोला। माँ जी ने कहा, इसका नाम रवि है। माँ जी, इसके माता पिता वो कहाँ हैं? कविता के इतना कहते ही उस बूढ़ी महिला की आंखें भर आई, जैसे उनके जख्म फिर से हरे हो गए हों। कविता बोली, क्या हुआ माँ जी, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? मेरा इरादा आपको चोट पहुँचाने का नहीं था, माफ़ करना। वह बूढ़ी महिला बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस किस्मत की मारी हूँ। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। फिर क्या हुआ माँ जी? कविता ने पूछा। तो वो अपनी बीती यादों में खो गई। अब क्या बताऊँ मम्मी, मैं तो बर्बाद हो गई। अच्छी भली तो मैं अपने पति के साथ इस घर में रह रही थी, पर जब से मेरे सास ससुर यहाँ रहने आए हैं, तब से ही प्रताप, मेरे स्वर्गीय पति, परेशान रहता था। कितना अच्छा नौकरी छोड़कर बिजनेस करने लगा, सब बढ़िया चल रहा था, पर उसके ही माँ बाप की नज़र लग गई। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। न जाने इन लोगों ने क्या जादू टोना किया था, अपने बेटे को तो खा गई, कहीं मुझ पर भी कुछ टोना टोटका ना कर दे। रश्मि अपनी माँ कामिनी जी से फोन पर कहती है। कामिनी जी बोली, हाँ बेटा, हो सकता है तुम्हारी सास बुरी आंखों वाली हो ना हो, जरूर वो जादू टोना जानती हो। ऐसी माँ भी हो सकती है जो अपने बेटे को खा जाए। हे भगवान, नहीं नहीं, अब तुम वहाँ मत रहना। अपनी जितनी भी ज्वेलरी है, पैसे हैं और ज़रूरी कागजात सब लेकर यहाँ आ जाओ। वैसे भी तुम्हारे भाई भाभी हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो तुम ही तो हमारा सहारा होगी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद रश्मि अपने महंगे कपड़े, जेवर और ज़रूरी सामान एक बैग में डाल रही थी। तभी उसकी सास मंजू जी बोली, बहू, ये सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या कहीं जा रही हो? रश्मि गुस्से में बोली, अब क्या मैं कहीं जाऊंगी तो आपसे पूछ कर जाऊंगी। आप लोग जो चाहते थे वो तो हो गया। अरे, चैन से अपने बेटे को जीने नहीं दिया, अब क्या मुझे भी मारना चाहती हैं? मंजू जी आसी आवाज में बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? अब तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? हंसने खेलने की उम्र में हमारा प्रताप इस दुनिया से चला गया। अरे ईश्वर, हमें क्यों नहीं ले गए?
पर तुम अगर ऐसे करोगी तो हम किसके सहारे जिएंगे, और ये सामान क्यों पैक कर रही हो? रश्मि बोली, ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत दिखाइए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इतना कहते हुए उसने मंजू जी के कमर से तिजोरी की चाबी खींची और बोली, इन चाबियों पर आपका कोई अधिकार नहीं। इस घर की एक एक चीज़ मेरे पति की है, तो सब कुछ मेरा है। इतना कहते हुए उसने लॉकर खोला और जितने गहने पैसे थे सब बैग में भरने लगी। मंजू जी बोली, बहू आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, और ये सारी चीज़ लेकर तुम जा कहाँ रही हो? रश्मि ने एक जोर का धक्का मंजू जी को दिया और बोली, हट जा बुढ़िया मेरे सामने से। तेरी मनहूस सी शक्ल मैं देखना नहीं चाहती। मैं इस घर में अब नहीं रहूँगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। और जितनी जल्दी हो सके तुम लोग भी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर को खाली करो। इस घर में मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। इतना कहते हुए रश्मि कैब बुक करने लगी। मंजू जी अपने पति सुरेश बाबू को आवाज़ लगाने लगी, सुनते हैं, कहाँ हैं आप? देखिए ये बहू क्या बचपना कर रही है, कुछ तो समझाइए। सुरेश बाबू अपने कमरे से भागे भागे आए। बहू क्या बात हुई, मुझे बताओ। अगर मंजू जी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा है तो मैं उसे समझाऊंगा। रश्मि ने सुरेश बाबू की उम्र का भी लिहाज नहीं किया और उन्हें धक्का देते हुए बोली, चल हट बुढ़ऊ, तेरी तो शक्ल से मुझे नफरत है। अब तुम दोनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतना कहते हुए वो कैब में बैठी और चली गई। सुरेश बाबू का माथा चौखट से टकरा गया और उनका सर फट गया। मंजू जी ने उन्हें संभाला, अपने आंचल से उनके सर को दबाया और कहने लगी, हे भगवान, तुमने हमें ये कैसा दिन दिखाया। एक तो हमारे जवान बेटे को हमसे छीन लिया, ऊपर से बहू इतनी बद दिमाग कि उसे अपने माँ बाप की उम्र के सास ससुर भी नहीं दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कितना खून बह रहा है, अब हमारी कौन मदद करेगा? सुरेश बाबू बोले, मंजू तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। मंजू जी बोली, ये थोड़ी सी चोट है, आप इसे दबाए रखिए, तब तक मैं दवाई लेकर आती हूँ, ना जाने बहू को क्या हो गया है। इतना कहते हुए वो मलहम पट्टी करने लगी। फिर दूध में हल्दी डालकर उन्होंने सुरेश बाबू को पीने दिया, फिर दवाई देकर उन्हें सुला दिया। मंजू जी सोचने लगी, कितने चाव से बेटा अपनी पसंद से शादी करके बहू लेकर आया। हम बेटे के खुशी में ही खुश हो गए, पर ईश्वर ने ये कैसा दिन दिखाया। अच्छी भली नौकरी कर रहा था, पर रश्मि के कहने पर बिजनेस क्या शुरू किया। दिन रात उसके माथे पर चिंता ही चिंता लगी रहती थी। एक पल भी मेरे बच्चे को शांति नहीं मिलती थी, मेरे बच्चे को शांति नहीं मिलती थी। पर जैसा भी था, कम से कम मेरे नज़रों के सामने तो था। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। 10-15 दिन बाद कुछ लोगों का फ़ोन आया और सुरेश बाबू से कहा गया, जितनी जल्दी हो सके हमारा कर्जा चुका दो, वरना हम तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। मंजू जी वहीं बैठी थी, वो परेशान हो गई और बोली, ये क्या हो गया जी, हम पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? कर्जदार हमसे पैसे मांग रहे हैं, हम कैसे चुकाएंगे ये पैसे? आप बहू से बात क्यों नहीं करते हैं? सुरेश बाबू बोले, क्या बात करूं मंजू, उसके पिता से बात की थी तो वो साफ साफ मुकर गए। अगर बहू को हमारी चिंता होती तो हमें इस हालत में छोड़कर नहीं जाती। अरे जब बेटी के रहते ही वो हमसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, तो अब उसे हमारी क्या ही चिंता। फिर भी देखता हूँ, कुछ लोगों से बात तो की है, कहीं से पैसों का बंदोबस्त हो जाए बस। मंजू जी बोली, ये क्या कह रहे हैं?
कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेंगे। अब क्या हम खुद को बेच दें? अरे ये घर ही तो बस एक सहारा हमारे पास बचा है। अगर इसे भी बेच देंगे तो हम उसके बाद कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? हे भगवान, हम तो कहीं के नहीं रहे इस उम्र में, और क्या क्या दिखाना बाकी है। मंजू जी आंसू पोंछते हुए सुरेश बाबू से बोली, आप ऐसा करो, मुझे एक बार बहू के पास ले चलो। मैं उससे बात करूंगी। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात समझेगी। आखिर हमारे बेटे की कमाई पर हमारा भी तो कुछ हक है। अगर बेटा जिंदा होता तो क्या हमें ऐसी स्थिति में छोड़कर पीठ दिखाकर चला जाता? तो बहू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे एक बार उसके पास ले चलो। सुरेश बाबू को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। आखिर हार कर वो बोले, ठीक है मंजू, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी चलते हैं। इतना कहकर दोनों घर में ताला लगाए और निकल गए। मंजू जी और सुरेश बाबू दोनों बुजुर्ग दंपति 8 महीने पहले ही जिनके बेटे प्रताप का निधन हुआ, अभी तक अपने बेटे के दुख से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि कर्जदारों की धमकियां ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। उस पर से उनकी बहू रश्मि के व्यवहार ने तो उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। रश्मि ने पति के इंश्योरेंस के पैसे सब अपने पास रख लिए और सब लेकर वहां से चलती बनी और पीछे छोड़ गई अपने बूढ़े सास ससुर के लिए सिर्फ कर्ज और कर्ज। जब कर्जदार ने पैसा मांगना शुरू किया, तब जाकर उसके माता पिता को होश आया और उन्हें पता चला कि रश्मि यहाँ से सब कुछ समेट कर ले जा चुकी है। जब उन्होंने इस बारे में रश्मि के पिता मनोहर बाबू से बात की तो वह साफ साफ मुकर गए कि नहीं, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सारा कर्जा आपके बेटे ने लिया था और उसके पति की कमाई पर तो उसका पूरा अधिकार है। ये कर्ज आपके बेटे ने लिया है तो आपको ही चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो या उनकी बेटी कोई मदद नहीं करेगी। बहरहाल 2-3 घंटे बाद दोनों दंपति रश्मि के घर पहुँचे। वहाँ जाकर पता चला कि वह अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने गई हुई है। उन लोगों ने वहाँ इंतज़ार करना ही बेहतर समझा। शाम तक जब रश्मि और उसकी माँ आई तो मंजू जी और सुरेश जी को देखकर उन्होंने मुंह बिगाड़ लिया। कामिनी जी गुस्से में बोली, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? क्या मेरी बेटी की खुशी आप लोगों को अच्छी नहीं जाती है? अरे अब आप लोगों से मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है। मंजू की बोली, समधन जी ऐसा ना कहिए, हम भला रश्मि का बुरा क्यों चाहेंगे? ये हमारे लिए बहू नहीं बेटी समान है। अब इतनी बड़ी विपत्ति हम पर आई है कि हम तो सिर्फ इससे इंश्योरेंस के पैसे के बारे में बात करने आए हैं। रश्मि चिल्ला कर बोली, कौन से पैसों की बात कर रही हैं आप? प्रताप मेरा पति था, इसलिए उन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, समझिए आप। और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब जाइए यहाँ से, मेरा मूड मत खराब कीजिए। मंजू जी बोली, बहू ऐसा ना करो, हम कैसे चुका पाएंगे सब कर्ज? आखिर मेरे बेटे ने तुम्हारी खुशी के लिए ही तो अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू किया था। क्या मेरे बेटे की कमाई पर या उसके इंश्योरेंस के पैसों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? तुम हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती हो? रश्मि बोली, नहीं है आपका कोई अधिकार। आपको एक बार कह दिया तो बात समझ में नहीं आती। आज के बाद कभी हमारे घर में कदम भी मत रखिएगा और
दोबारा अगर आए तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। दरवाज़ा खुला है, आप दोनों जा सकते हैं यहाँ से। शुक्र मनाओ कि उस घर पर अभी तक मैंने आपका अधिकार नहीं जमाया है, वरना रास्ते पर भीख मांगते हुए नजर आओगे दोनों। बेहतर है सामान समेट कर किसी वृद्ध आश्रम में चले जाओ, पर कभी मेरे घर मत आना। अब जाओ यहाँ से। मंजू जी और सुरेश बाबू वहाँ से बेइज्जत होकर अपने घर चले आए। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। उधर कविता को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत कोशिश की एबॉर्शन करवाने की, लेकिन देर से पता लगने के कारण डॉक्टर ने ये सब करने से मना कर दिया था। तो उसकी माँ अपनी बेटी को दूसरे शहर ले गई, क्योंकि यहाँ रहती तो लड़के वालों को उन पर शक हो जाता। समय बीता, उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया और अगले दिन ही उसकी माँ उस नन्हे से बच्चे को उसकी सास की गोद में पटक गई थी, यह कहते हुए कि संभालो अपनी इस अमानत को, इसके कारण मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। विमला जी ने अपने पोते को अपने आंचल में समेट लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। सुरेश बाबू ने सोच लिया था कि अब वह खुद के लिए ना सही लेकिन पोते के लिए यह लड़ाई जरूर लड़ेंगे। तभी सुरेश जी उठे और बाहर जाने लगे। मंजू जी बोली, कहाँ जा रहे हैं? सुरेश बाबू बोले, नहीं मंजू, हमारे बेटे की कमाई पर उसके बेटे का हक है और ये हक तो मैं लेकर रहूँगा। मंजू जी बोली, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रश्मि और उसके परिवार वाले तो कभी नहीं मानेंगे। हम कुछ नहीं कर सकेंगे, बेकार में इस उम्र में आप क्यों परेशानी मोल लेते हैं? सुरेश बाबू बोले, तो तुम क्या चाहती हो? इस घर को बेच दूं और वृद्ध आश्रम चले जाएं? मंजू अकेले होते तो फिर भी ऐसा कर लेते, लेकिन इस बच्चे का क्या? उसका भविष्य भी तो हम दोनों को ही संवारना है। क्या बेटा जीते जी हमारे साथ अपने बच्चे के साथ ऐसा होने देता? नहीं मंजू, हम कानून की सहायता लेंगे, पर कुछ नहीं। आखिर कानूनी तौर पर पति की कमाई पर पत्नी का अधिकार है, तो कर्जा माता पिता के लिए क्यों है? आखिर कानून की किताब में इसका कोई तो तोड़ होगा, कोई तो व्यवस्था की गई होगी। हम यहाँ अपना सिर पकड़कर बैठे नहीं रह सकते। बुजुर्ग हुए हैं तो क्या हुआ, हौसला ख़त्म नहीं हुआ है। मैं जा रहा हूँ वकील के पास, अब तो इसका फैसला कोर्ट ही करेगा। इतना कहकर सुरेश बाबू वकील से मिलने चले गए। उन्होंने वकील को वो सारे कागज़ दिखाए जो उनके बेटे प्रताप ने बिजनेस करते समय पैसे खर्च किए थे। उन्होंने वकील को सारी बात बताई कि हमारी बहू घर से सारे जेवर पैसे सब कुछ लेकर चली गई और पोते को हमारे पास छोड़ गई है। हमारा कभी सम्मान नहीं करती थी और आज हम पर सारे कर छोड़कर फिर से शादी करने चली है। साल भर नहीं हुए हमारे बेटे को गुजरे हुए और वो इस तरह रंग बदलने लगी। क्या वो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी? हमें इंसाफ चाहिए। इतना कहकर सुरेश बाबू फुट फुट कर रोने लगे। आए दिन कोर्ट कचहरी का चक्कर लगने लगा। सुरेश बाबू का हौसला कम ना हो, इसलिए मंजू जी उनके साथ लड़ाई में शामिल हो गई। वो जानते थे कि ये आसान लड़ाई नहीं है, पर लड़नी तो पड़ेगी। आखिर बूढ़े माँ बाप को इंसाफ कैसे मिलेगा? मंजू जी ने कहीं से पता लगाया कि रश्मि की शादी किस घर में हो रही है। एक दिन वे दोनों दंपति उस घर में पहुंच गए और अपनी आप बीती उन लोगों के सामने रख दी और बोला,
ईश्वर ना करे जो हम पर बीत रही है कभी आप पर बीते। पर अगर आपने अपने बेटी की शादी उस लड़की से की तो सोचिए, आज जो हमारे साथ हो रहा है कल को आपके साथ भी हो सकता है। लड़के के माता पिता चौकन्ने हो गए और उन्होंने उसी दिन मनोहर बाबू को फ़ोन करके रश्मि के साथ अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ अपने हाथ से फिसलता देख रश्मि एक दिन घर आ पहुंची। उस वक्त मंजू जी घर पर नहीं थी और पोता अपने दादा के साथ खेल रहा था। सुरेश बाबू भी अब ज़्यादातर बीमार रहने लगे थे, इसलिए वो घर पर ही रहते थे। रश्मि और उसकी माँ सुरेश बाबू से सारे कागजात पर साइन करवाकर रवि को अपने साथ ले गई। मंजू जी घर लौटी तो सुरेश बाबू की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रश्मि और उसकी माँ ने सुरेश बाबू को इतना टॉर्चर किया कि वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए और बीच मझधर में ही मंजू जी का साथ छोड़कर चले गए। उधर रश्मि बेटे को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई थी। उनके पास एक ही सहारा था, वह भी माँ बेटी उनसे छीन लिया था। किस्मत की मारी मंजू जी अब और दुखियारी हो गई थी और दर दर की ठोकरें करी खाती फिरती। ना जाने कितने दरवाजे खटखटाई, कितनी मन्नतें करी उन्होंने, पर किसी ने भी उनकी पुकार नहीं सुनी। लेकिन वह भी हार मानने वाले नहीं थे। बरसों बाद फिर एक बार उनकी फाइल खुली। आज फिर उम्मीद भरी आस लेकर वह अदालत पहुंची। जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठ चुके थे और अपनी फाइल में कुछ दर्ज कर रहे थे कि तभी मंजू जी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, जज साहब थक गई हूँ अकेले लड़ते लड़ते, अब और ताकत नहीं बची इन बूढ़ी हड्डियों में लड़ने की। जैसे ही ये आवाज़ जज के कानों में पड़ी और उन्होंने तेजी से अपनी नज़र ऊपर उठाकर सामने देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन सरक गई। उस जज की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी दादी को आज बरसों बाद सामने देखकर रवि नहीं रोक पाया खुद को। दादी की उम्र करीब अब 96 साल थी। हाथ पैर बिल्कुल कुरकुरे हो चुके थे, जैसे मात्र हड्डी ही बची हो। रवि का दिल जार जार हो रहा था। दिल कर रहा था कि दौड़कर अभी दादी के गले से लगा लूं, लेकिन फिर किसी तरह खुद को रोका और वहीं से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। दादी की सारी बातें सुनकर जज ने एक छोटे से ब्रेक लिया और पूरी तहकीकात की तो एक अधिकारी बोला, सर यह बूढ़ी अम्मा रस से धक्के खा रही है, लेकिन आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। सबकी जेब पहले से ही पैसों से भरती जाती है, अभी तक बेचारी को इंसाफ नहीं मिला। कुछ देर बाद जज वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठे और अपना फैसला सुनाया। अपनी माँ और नानी को 7-7 साल की सज़ा सुनाई। ये सुनते ही कामिनी जी और रश्मि की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रवि कभी उनके खिलाफ जाएगा। अदालत से लोग उठकर सब जा चुके थे और जज साहब अपनी कुर्सी से उठे और अपनी दादी के पैर छूकर उन्हें गले से लगा लिया। मंजू जी पहचानी ही नहीं। रवि बोला, दादी मैं आपका रवि, देखो आपका रवि जज बन गया है। रवि मेरा रवि कहते हुए मंजू जी ने उसे गले से लगा लिया। अदालत के बाहर जब कामिनी जी और रश्मि को जेल ले जाया रहा था तो रश्मि उल्टा सीधा मंजू जी को बोलने लगी। आज मंजू जी के सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ रश्मि के गाल पर जड़ दिया
और बोली, तू कितनी बेशर्म औरत है, ये मैंने नहीं सोचा था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की? अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी। अब भुगतो माँ बेटी सजा। आस पड़ोस के सभी लोग रश्मि पर थू थू करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, ऐसी लड़की तो कभी किसी बाप को ना दे और ना ही किसी की बहू बने, वरना हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देगी। दूसरी महिला ने कहा, ऐसी ही लड़कियों की वजह से अच्छी लड़कियां भी बदनाम होती है। सभी लोगों ने मंजू जी की हिम्मत की सराहना की और सभी कामिनी जी की थू थू कर रहे थे कि कैसी माँ है जो जीते जी अपनी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। रश्मि को प्रताप के सारे इंश्योरेंस के पैसे वापस करने पड़े और उनका घर भी, यहाँ तक कि बैंक को भी नोटिस दिया गया कि प्रताप के पैसों से हर महीने 30,000 उसकी माता को जीवन यापन के लिए दिया जाए। आखिरकार रश्मि को मुंह की खानी पड़ी। मंजू जी ने सबका कर्जा वापस किया। मंजू जी बोली, ये कैसी जीत है जो हमें अच्छी नहीं लगी। बेटा और पति का मेरा साथ छोड़कर मुझे बेसहारा कर गए। अब मैं जी कर भी क्या करूं? रवि दादी के आंसू पोंछे हुए बोला, दादी जीना तो पड़ेगा ही, यही तो नियति है। जाने वाले चले जाते हैं और पीछे पीछे से उनके अपनों को उनकी यादों के सहारे जीना पड़ता है। आप तो समाज के लिए एक आईना है। ना जाने इस दुनिया में कितने ही माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बेटे के जाने के बाद इस स्थिति का सामना करते होंगे। आप उनके लिए प्रेरक बनिए ताकि आपका भी समय कट जाए और उन्हें भी इंसाफ मिले, क्योंकि बेटे की कमाई पर बूढ़े माता पिता का भी अधिकार होता है। और आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ ना दादी आपके साथ, आपको जीना होगा मेरे लिए। मंजू जी ने पोते को गले से लगा लिया और रवि दादी को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ रवि ने अपनी दादी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। रवि बोला, दादी आप कुछ करती क्यों नहीं हो जो आपका समय आसानी से कट जाया करे? मंजू जी बोली, बेटा अब करने को क्या बचा ही है? तो रवि ने मंजू जी को संस्थाओं से जुड़वा दिया और वृद्ध माता पिता जिनके बेटे बहू उन्हें परेशान करते या उनके साथ इंसाफ नहीं होता तो उनके लिए वो खड़े होती थी और इसी तरह उन्होंने अपना समय दूसरों के लिए बिताना शुरू किया। और रवि ने दादी की बची संपत्ति दादा और पापा की वृद्ध आश्रम के नाम करवा दी और दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगे। अब उसकी दादी बहुत ही अच्छी और स्वस्थ हो गई। रवि ने अपनी माँ और नानी के साथ अच्छा किया या बुरा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।